हे गाइज, कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में ये आप लोग अभी स्क्रीन पे जो ये देख रहे हो, ये यूपी बोर्ड का क्लास 10 का प्रीवियस ईयर पेपर है। जी हमें दोस्तों सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का आप लोग देख सकते हो यहाँ 2022 सामाजिक विज्ञान, जिसका कोड है 825 सीसी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये यूपी बोर्ड क्लास 10 का पेपर है, ठीक है। पिछले साल का यूपी बोर्ड क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है पिछले साल का। इस साल यानी 2023 में आप लोग बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो ये प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं तो देखो 15 से 20% जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो एक साल पीछे वाले पेपर में से ही पूछ देता है, ठीक है। लगभग अगर मैं बात करूं, अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा लेते हो तो समझ जाओ कि आप लोग का 70% तो उसी से फंस जाएगा और 30% नॉर्मल नए क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर पेपर लगाना जरूरी है। हाँ, हालांकि मैं आपको थोड़ा बता दूं कि यूपी बोर्ड का आप लोग जानते हो, सब लोग की क्लास 10 का इस बार पेपर पैटर्न चेंज हो गया है, जिसमें आप लोग का शुरू में 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। तो सोशल साइंस में पहले भी आप लोग का 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता था। तो चलो इस वीडियो में हम लोग ये 12 के 12 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको सॉल्व करते हैं, और साथ में जो मानचित्र वाले प्रश्न हैं, ठीक है, 10 नंबर के, उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो को अंत तक देखते रहना, वीडियो अंत तक देखना बेहद जरूरी है। ये एक एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ नीचे आ जाता हूँ और यहाँ से देखो, यहाँ से हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट प्रश्न दिया है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों दिया है। मैं केवल हिंदी पढ़ूंगा, इंग्लिश पढ़ूंगा तो लेट होगा, क्योंकि हिंदी मीडियम के ज्यादा छात्र चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट प्रश्न देख सकते हो कि जीओसी पे मैथिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। भाई सब लोग जानते हो कौन सा संगठन था। यंग इटली, यंग फ्रांस, यंग प्रसा या यंग जर्मनी। सिंपल, यंग इटली, ठीक है। क्या था? यंग इटली जीओसी मैथिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। सिंपल, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया। चलो यहाँ हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन ये है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी। ओके, फ्रांस की जो क्रांति थी वो कब हुई थी? 1770 में, 1789 में, 1795 में, 1815 में। सब लोग जानते हो भाई 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। और ये 1815 भी एक काफी इंपॉर्टेंट मतलब डेट है, कभी कभी पूछ देता है। वियना संधि से ये रिलेटेड है। वियना संधि कब हुई थी? तो 1815 में। ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है। चलो अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला प्रश्न। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न थर्ड नंबर है, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे। थर्ड नंबर प्रश्न क्या है कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है। ओके, जो हिंद स्वराज ये पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये तीन चीजें हैं। सही ऑप्शन है महात्मा गांधी, ठीक है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हैं, ठीक है। चलो अपने बापू जी हैं। आगे चलते हैं तीसरे के बाद चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। ओके, प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? 1910 में, 1911 में, 1914 में, 1920 में। सही ऑप्शन ये। कौन नहीं जानता है भाई, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, ठीक है। चलो चौथे के बाद पांचवा यहाँ पे प्रश्न देखो, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, ठीक है। समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। क्या? शिक्षा, वन, उत्तराधिकार, विदेशी मामले। देखो ये विदेशी मामले ना क्या है कि ये मतलब ये संघीय सूची में संबंधित है, ठीक है। ये संघीय सूची से संबंधित है। संघीय सूची वो सूची होती है जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, ठीक है। ये जो विदेशी मामले हैं इन पे केवल केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। और ये शिक्षा, वन, उत्तराधिकार, ये मतलब इसलिए विदेशी मामले मतलब संघीय सूची में नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सॉरी मतलब ये तीनों नहीं आएंगे, तो समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, तो ये विदेशी मामले नहीं है, क्योंकि ये तीनों आप लोग के हो जाएंगे समवर्ती सूची से। समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसपे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मतलब कानून बनाते हैं। तो शिक्षा पे, वन पे, उत्तराधिकार पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकती है, लेकिन विदेशी मामले पे केवल केंद्र सरकार, यानी जिसको आप संघीय मतलब सरकार बोलते हो, ठीक है, संघीय सूची के अंतर्गत ये चीज आता है। तो समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, तो ये क्योंकि ये संघीय सूची यानी केंद्र सूची में से संबंधित है। सिंपल, ठीक है। पांचवा प्रश्न भी हो गया। चलो 6 नंबर प्रश्न हम लोग कर लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। सिंपल भैया, हिंदी तो होगी, ठीक है। अगला चलो, ओके, यहाँ पे 6 प्रश्न हो गया हम लोग का। खंड क के अंतर्गत पहले मतलब 6 प्रश्न पूछा करता था, अब खंड ख के अंतर्गत चलते हैं, उसमें 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा होगा। और ये जो सब्जेक्टिव प्रश्न है ना, इन सबको मैं एक एक कर जैसे किसी वीडियो में
में 2 ले लिया, किसी वीडियो में 3, ऐसे मैं मतलब करवाता रहता हूँ। एक वीडियो में समझ सकते हो संभव नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ मैं नीचे आ जाता हूँ, 1 मिनट, यहाँ नीचे खंड ख में आऊँगा तो वहाँ 6 ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे, तो 6 6 12 हो जाएंगे। तो उससे पहले ये मानचित्र वाला प्रश्न है, ठीक है, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, चूंकि इसको हमें मैप में भी दर्शाना होता है, इसको क्या होता है कि मैप मिलता है, मैप में भी दर्शाना होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको दर्शाना नहीं बताऊंगा, केवल इनका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आप आंसर जानोगे तभी तो इसको दर्शा पाओगे मानचित्र में। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि कैसे इसको मानचित्र में दर्शाते हैं। सिंपल, आपको क्या होता है कि जैसे 5 यहाँ क्वेश्चन दिया रहता है, पांचों में क्या होता है कि देखो आधा आधा मार्क लिखा रहता है, आधे मार्क आप लोग को आंसर देने का और आधे मार्क आप लोग का मतलब मानचित्र में दर्शाने का। सिंपल, ठीक है। तो देखो, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ओके, हमें बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में आप सब लोग जानते हो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक है। और इसको मानचित्र में दर्शाना है आपको, तो कैसे दर्शाओगे वो मैं एक वीडियो लाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ सेकंड प्रश्न देख सकते हो, सेकंड प्रश्न है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सिंपल, आप लोग याद रखिएगा, कलकत्ता, ठीक है। कलकत्ता में, जिसको आज कोलकाता बोलते हैं, ठीक है, कलकत्ता में, ठीक है, क्या हुआ कि कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन हुआ, ठीक है। इसको अब मानचित्र में, मैप में इसको दर्शाना पड़ेगा, मतलब सिंपल ही लिख दोगे कलकत्ता, तो उसका आधे मार्क आपको मिल जाएगा, अगर दर्शाते भी नहीं हो तो, ठीक है। लेकिन अगर दर्शा देते हो तो उसका आधा मार्क नहीं, 1 मार्क फुल आपको मिल जाएगा। तो इसको दर्शाना कैसे है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों का सत्याग्रह चलाया गया। सिंपल, अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद, ठीक, गुजरात के अहमदाबाद में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न यहाँ पे देखो, वह स्थान जहाँ 1927 में है ना, वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। देखो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ, जो आज मतलब चेन्नई के नाम से फेमस है, ठीक है, मद्रास, क्लियर। और 1920 वाला कलकत्ता में हुआ, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा। कांग्रेस का अधिवेशन से तो कम से कम 2 प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा आप लोग के मानचित्र में, ठीक है। तो कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए मतलब उनको आप लोग एक तरह से मतलब रट लीजिएगा। देखो ये जो क्वेश्चन है आप लोग के बोर्ड एग्जाम से ही, मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलकर अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो उसके थ्रू भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ 5वां प्रश्न देख लेते हैं कि वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। भाई सिंपल, इसका भी आंसर है, देखो अहमदाबाद के नजदीक आप लोग जानते हो साबरमती आश्रम है, वहीं से गांधी जी ने क्या किया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब प्रारंभ किया, ठीक है। तो एक तरह से साबरमती आश्रम से, यानी अहमदाबाद ही इसका आंसर होगा, एक तरह से हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अगला हम लोग अगला जो प्रश्न है यहाँ पे उनको देख लेते हैं। ये तो चलो इसको छोड़ो, ये तो हो ही गया। ये देखो पार्ट बी में, यहाँ भी अब आप लोग के 6 मतलब ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, 15 16 17 18 19 20 कर कर, ठीक है। तो मैं इनको मतलब चलो 15 ही बोलूंगा, मतलब 6 हमने पहले किया ऑब्जेक्टिव, इसके बाद 7 8 बोलूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 15 16 लिखा है, मतलब यहाँ पे 6 है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, ओके, आधारभूत है। मैग्नीज, अब्रक, लौहयस्क या तांबा। देखो कौन सा खनिज क्या है कि आधारभूत, आधारभूत मतलब कहने का एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई लौहयस्क काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के यहाँ, आप लोग जानते हो हर जगह लोहे का उपयोग होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हो, अगला प्रश्न स्क्रीन पे 16 नंबर 15 के बाद 16 नंबर प्रश्न क्या है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, ठीक है। ये क्या है हम लोग की, ये प्रश्न संख्या 16 है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो भाई कोयला, कोयला क्या है, ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है, ठीक है। बाकी ये आप लोग के अपरंपरागत स्रोत एक तरह से बोल सकते हैं। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, कोयला, सिंपल, ठीक। चलो अगला 1 मिनट, अगला हम लोग देख लेते हैं 16 के बाद यहाँ 17 नंबर प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न क्या है स्क्रीन पे देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा मिटा हुआ है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। ओके, 1986 में, 1995 में, 2001 में, 2004 में, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है, ठीक। सही ऑप्शन होगा 17 का 1995। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, ठीक है। चलो
इसको याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। 17 के बाद हम लोग 18 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 18 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। मतलब जो वायु परिवहन थी, यानी जो मतलब एयर यहाँ पे है ना वायु परिवहन, तो वायु परिवहन जो है, ठीक है, उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया। 1950 में, 1953 में, 1960 में या 1998 में। ये प्रश्न संख्या 18 है, ठीक है। प्रश्न संख्या 18 का सही ऑप्शन है 1953। 1953 में ही, ठीक है, भारत में वायु जो परिवहन है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है। चलो 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, निम्नलिखित में से इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। ओके, इस्पात बनाने में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है। अब्रक का, मैग्नीज का, तांबा का या फिर बक्साइड का। ये 4 ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 19 का आप लोग बता सकते हो कौन सा ऑप्शन सही है। आप कमेंट में रिप्लाई देना। बाकी मैं आपको बता दूं तो वो है खनिज, ठीक है। ये ख वाला सही है। खनिज का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। सॉरी, मैग्नीज का खनिज इस्पात बनाने में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ठीक। प्रश्न संख्या 19 भी क्लियर। चलो प्रश्न संख्या 19 के बाद हम लोग 20 देख लेते हैं। 20 क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 20 है। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। 20 क्या है प्रश्न, इसको ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। 20 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है। ओके, यहाँ पे है चाय का, खाद्यान्न का, जूट का सामान या कच्चा पेट्रोलियम। सही ऑप्शन ये होगा कच्चा पेट्रोलियम। आयात मीन्स मतलब दूसरे देश से अपने देश में सामान लाना, और एक निर्यात होता है। निर्यात मीन्स अपने देश से दूसरे देश में ले जाना, ठीक। तो आयात यहाँ कौन सा चीज करता है सबसे ज्यादा, तो ये ऑप्शन के अनुसार ये कच्चा पेट्रोलियम, मतलब कच्चा तेल एक तरह से सबसे ज्यादा दूसरे देश से अपने देश में लाता है भारत। सिंपल, ठीक। ये हम लोग का 20, यानी ऊपर हमने 6 देखा, 6 वो ये 6, 12 हम लोग के ऑब्जेक्टिव हो गए, और 5 मार्क का हमने अभी देख लिया था मानचित्र वाला प्रश्न, और 5 मार्क के नीचे है। चलो उनको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ नीचे होंगे, एक मिनट मैं नीचे आ जाता हूँ। सॉरी, यहाँ पे कहाँ है भाई। ओके, यहाँ पे आ गया। चलो ये है हम लोग का प्रश्न, इसको देख लेते हैं। देखो, चूंकि इसको मानचित्र में भी दर्शाना होता है, लेकिन यहाँ केवल मैं इसका आंसर बताता हूँ। मानचित्र में दर्शाना मैंने आपको बताया कि किसी एक वीडियो पर्टिकुलर मैं कोई वीडियो लूंगा और उसमें आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन की राजस्थान की राजधानी इस चिन्ह द्वारा आपको नाम सहित दर्शाना है मानचित्र में। तो देखो सिंपल, यहाँ केवल हम राजस्थान की राजधानी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैप नहीं है हमारे पास, तो हम लोग मतलब किसी अन्य वीडियो में सारी चीजों को दर्शाना सीखेंगे, ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी क्या है, आप सब लोग जानते हो भैया, जयपुर में, ठीक है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, ठीक। उसके बाद इसके बाद देखो ये हम लोग का 1 मिनट। ओके, चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र चिन्ह द्वारा, चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, तो चाय असम है भाई, असम। असम न चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक। तो ये याद रखना। अगला है कि कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र चिन्ह द्वारा नाम सहित, मतलब कोई परमाणु ऊर्जा केंद्र हमें दर्शाना है इस चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो एक कोई परमाणु ऊर्जा का केंद्र का आप लोग नाम याद कर लो। अगर मैं बताऊं तो आप सब लोग जानते हो कि यूपी में ही नरौरा काफी फेमस है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र काफी फेमस है, तो यही याद रखना, ठीक। चलो अगला प्रश्न है कि ताप्ती नदी चिन्ह द्वारा नाम सही। चलो इसको तो भाई, इसको तो अब इस प्रश्न को तो देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इसको हम लोग दर्शाते समय ही देखेंगे, क्योंकि ये मतलब कई राज्यों से होकर गुजरती है। सिंपल, हीराकुंड बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित ये भी दर्शाना है। तो चलो इसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हीराकुंड बांध को हम लोग दर्शाएंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी मतलब इधर मतलब हीराकुंड बांध यहाँ पे, सॉरी, अरे यार याद नहीं आ रहा है अभी। हीराकुंड बांध राज्य का नाम अहमदाबाद नहीं, ऐसे ही हैदराबाद में है, ठीक है। चलो इसको हम लोग कृष्णा नदी पे शायद है, तो इसको दर्शाएंगे, तो हम लोग देखेंगे इन दोनों क्वेश्चन को, ठीक। चलो तो इस प्रकार हमने ये सारे के सारे प्रश्न कर लिए। बाकी ये जो हम लोग के ये मतलब ये सब सब्जेक्टिव जो प्रश्न है, ये जो आप लोग देख रहे हो, तो इसको मैं एक एक कर जिससे किसी वीडियो में एक क्वेश्चन, किसी वीडियो में 2 क्वेश्चन लेकर सब कराता रहता हूँ। तो आप वो भी वीडियो जरूर देखना। आप सोशल साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर वो सारी वीडियोज देख सकते हो, ठीक है। तो चलो रहने देते हैं इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर देना।